India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को समन भेजने के मसले पर बता दें आपको कि जिस तरह से समन भेजने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। ये मामला जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को उनके क्लाइंट्स को दी गई कानूनी सलाह के लिए समन भेजने से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में 2 वरिष्ठ वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन भेजा था, जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को कानूनी सलाह दी थी। इस कार्रवाई के खिलाफ वकील समुदाय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे वकीलों की स्वतंत्रता पर हमला बताया। विरोध के बाद ईडी ने एक सर्कुलर जारी कर अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वकीलों को समन भेजने से पहले ईडी निदेशक की अनुमति लें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया है, जिसकी सुनवाई 14 जुलाई 2025 को होगी। न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है कि जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को समन भेजने से वकीलों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है और न्याय प्रशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ करेगी। बता दें कि इस मामले में वकीलों के अधिकारों और जांच एजेंसियों की शक्तियों के बीच संतुलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंसर बोर्ड के दावे पर संज्ञान लिया है। बता दें आपको, जिसमें कहा गया है कि फिल्म उदयपुर फाइल्स के आपत्तिजनक हिस्सों को हटा दिया गया। न्यायालय ने फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आदेश दिया, जिसमें फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों की जांच की जाएगी। सेंसर बोर्ड ने दावा किया है कि फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों को हटा दिया गया, लेकिन न्यायालय ने इसकी जांच करने का फैसला लिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में CBFC का ये कथन दर्ज किया है। फिल्म को प्रमाणित करने से पहले कुछ कटौतियां प्रस्तावित की गई थी और उन्हें लागू भी कर दिया गया है। फिल्म निर्माता वकील ने पुष्टि की कटौती कर दी है। बता दें कि इसके बाद न्यायालय ने निर्माता को निर्देश दिया है कि वह मामले में उपस्थित वकीलों, मदनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और CBFC की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के लिए फिल्म और ट्रेलर की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें। फिल्म में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर विवाद है, जिसमें कुछ हिस्सों को आपत्तिजनक बताया गया है। सेंसर बोर्ड की भूमिका फिल्मों की जांच करना और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की सिफारिश करना है। न्यायालय ने फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों को लेकर चिंता व्यक्त की है। बता दें कि इसकी जांच करने का निर्णय भी लिया गया है। न्यायालय ने फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग का आदेश दिया है, जिसमें फिल्म के आपत्तिजनक हिस्से की जांच की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा AI के जरिए निर्मित, आपको बता दें कि एक वीडियो में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कथित तौर पर मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। पेशे से हड्डी रोग विशेषज्ञ मुश्ताक अहमद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य, 197(1)(d) राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, अभिकथन और 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में डॉक्टर मुश्ताक अहमद को जमानत दे दी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। मुश्ताक अहमद को 17 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। बता दें कि उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मजाक उड़ाने के लिए AI जनरेटेड वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब अहमद ने 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा के तुरंत बाद 14 मई को फेसबुक पर कथित तौर पर 3 एडिटेड वीडियो अपलोड किए। इसमें से एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का AI क्लिप था, जिसमें वे प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे थे। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील विपिन घई ने दलील दी कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से भी BNS की धारा 152, 197(1)(d) के तहत कोई अपराध नहीं बनता। न्यायालय ने अहमद को जमानत देते हुए कहा है कि आगे की हिरासत में रहने और रखने के से कोई भी उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, खासतौर पर जब जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अहमद एक वरिष्ठ नागरिक है। न्यायालय ने कहा है कि मुश्ताक अहमद को जमानत देने के लिए पर्याप्त कारण है, क्योंकि आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने अहमद की वरिष्ठता, नागरिकता और स्वास्थ्य समस्याओं को भी जमानत देने के कारणों में से एक माना है। अगली खबर का रुख करते हैं मध्य प्रदेश के। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों के अभद्र व्यंग चित्र बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर डालने के आरोप का सामना कर रहे एक कार्टूनिस्ट को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि आरोपी ने पहली नजर में भाषण और अभिव्यक्ति की संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का सरासर दुरुपयोग किया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है। वहीं कार्टूनिस्ट के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका पर बहस के दौरान कहा है कि उसके मुवक्किल ने केवल व्यंग्यात्मक कार्य करने के लिए कार्टून बनाए और इन्हें उस फेसबुक पेज पर प्रकाशित भी किया गया था, जिसे हर व्यक्ति देख सकता है। बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय, जो कि बताया ये भी जा रहा है कि उनके खिलाफ शहर के वकील और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विनय जोशी के शिकायत पर लसूडिया पुलिस थाने में मई के दौरान प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक प्राथमिकी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अलग अलग समुदाय के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आरोप है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में मालवीय के फेसबुक पेज पर डाली गई अलग अलग आपत्तिजनक सामग्री का जिक्र है, जिसमें भगवान शिव को लेकर कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी के साथ ही संघ के कार्यकर्ताओं, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य लोगों के कथित कार्टून, वीडियो, फोटो और कमेंट्री शामिल है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका 3 जुलाई को खारिज कर दी। एकल पीठ ने भगवान शिव, संघ और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए विवादास्पद टिप्पणी और इस सामग्री का उल्लेख करते हुए अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता का आचरण कुछ और नहीं बल्कि भाषण और अभिव्यक्ति की संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का सरासर दुरुपयोग है।
और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता श्रीकांत कृष्णा को ड्रग मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि अभिनेता के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। अभिनेता श्रीकांत कृष्णा को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने अभिनेता को जमानत देते हुए आगे की हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा ये कहा है। साथ ही साथ अभिनेता पर ड्रग के सेवन और तस्करी के आरोप लगाए गए थे। न्यायालय ने कहा है कि अभिनेता को जमानत देने के लिए पर्याप्त कारण है, क्योंकि आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय का निर्णय अभिनेता के लिए राहत लेकर आया है, जो अब जमानत पर रिहा हो सकते हैं। न्यायालय का निर्णय इस बात का संकेत है कि न्यायालय आरोपियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायालय का निर्णय आरोपियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्व को रेखांकित करता है। कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश दिया है। बता दें आपको कि वह सुरेश गोपी अभिनीत फिल्म जानकी को सेंसर प्रमाण पत्र जारी करें, जिसके लिए निर्माताओं ने 2 बदलाव करने पर सहमति जताई है। फिल्म जानकी की रिलीज पर रोक लगी हुई थी और क्योंकि CBFC ने इसे सेंसर प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। फिल्म के निर्माताओं ने केरल उच्च न्यायालय में अपील की थी और न्यायालय ने CBFC को निर्देश दिया है कि वे फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र जारी करें। न्यायालय ने निर्माताओं की अपील पर विचार करते हुए CBFC को निर्देश दिए हैं कि वे फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र जारी करें, जिसके लिए निर्माताओं ने 2 बदलाव करने पर सहमति जताई है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही फिल्म जानकी अब रिलीज हो सकेगी और साथ ही दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी। निर्माताओं ने न्यायालय के निर्णय पर सहमति जताई है और 2 बदलाव करने के लिए तैयार हैं। निर्माता अब फिल्म के रिलीज की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही फिल्म को दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना को पहले ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट 10 दिनों के भीतर इस पर फैसला लेगी। बता दें कि मामले में विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप प्रज्वल रेवन्ना पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और निजी छवियों के अनधिकृत प्रसार के आरोप भी लगे हैं। साथ ही पहली जमानत याचिका कुछ इस तरह है कि प्रज्वल रेवन्ना की पहली जमानत याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट ने अक्टूबर में खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार इसे रखा था। दूसरी याचिका प्रज्वल रेवन्ना ने दूसरी जमानत याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया था कि परिस्थितियों में बदलाव आया है जो उन्हें जमानत देने के लिए पर्याप्त है। न्यायालय ने प्रज्वल रेवन्ना को ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया है, जहां उनकी जमानत याचिका पर 10 दिनों के भीतर फैसला लिया जाएगा। साथ ही यदि ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है तो प्रज्वल रेवन्ना उच्च न्यायालय में पुनः आवेदन कर सकते हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सेबी में सुनवाई। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल ये जो पूरा मसला है वो सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल या सैट में बिग एम एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम सेबी का मामला सुना गया है। इस मामले में कंपनी ने सेबी के अंतिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि उनके प्रोजेक्ट BTEC योजना एक अवैध सामूहिक योजना यानी कि सामूहिक निवेश योजना है।
सेबी ने 6 अप्रैल 2022 को कंपनी के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी की योजना अवैध है और उन्होंने जनता से लगभग 7,65,000 जमा किए थे। कंपनी ने सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में अपील की है और कई विविध आवेदनों को दायर किया है, जिसमें बैंक खाता डिफ्रीज करने के लिए आवेदन शामिल है। कंपनी के वकील ने कहा है कि वे सेबी के आदेश से असंतुष्ट हैं और उन्हें अधिक समय चाहिए ताकि वे दस्तावेज और तर्क दायर कर सके। सैट ने कंपनी की अपील पर सुनवाई की और आगे की कार्रवाई के लिए समय दिया है। ज्यादा जानकारी इस पूरी खबर पर देंगे इंडिया लीगल की रिसर्चर विहा पंचवानी। विहा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विहा, क्या जानकारी है आपके पास? इसका नाम बिग एम एस्टेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस सेबी है। आज सिक्योरिटीज अपीलिंग ट्राइब्यूनल में बिग एम एस्टेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम सेबी के मैटर की सुनवाई हुई। ये मैटर सेबी के फाइनल ऑर्डर को चैलेंज करता है। सेबी ने 6 अप्रैल 2022 को बिग एम एस्टेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया, जिसमें ये कहा गया कि उनके प्रोडक्ट बी सागौन का पेड़ स्कीम एक इलीगल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, क्योंकि ये बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है। कंपनी ने पब्लिक के लगभग 70 लाख कलेक्ट किए और इन्वेस्टर्स को ये प्रॉमिस दिया गया कि उनके पैसों से सागौन के पेड़ लगाए जाएंगे और बाद में उन्हें मुनाफा मिलेगा। सेबी ने अपने ऑर्डर में कंपनी को डायरेक्ट किया कि ये पैसे इन्वेस्टर्स को 10% एनुअल इंटरेस्ट के साथ 3 महीनों के अंदर रिफंड कर दिए जाने चाहिए। साथ ही कंपनी और उसके डायरेक्टर्स को 3 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से रिस्ट्रेन कर दिया गया और उनके बैंक और डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। सेबी के ऑर्डर के अनुचित कंपनी ने सिक्योरिटीज अपीलिंग ट्राइब्यूनल में अपील फाइल की। इस ऑर्डर के अगेंस्ट कंपनी ने SAT में कई मिसलेनियस एप्लीकेशंस फाइल की हैं, जैसे बैंक अकाउंट डीफ्रीज करने के लिए, रिप्लाई फाइल करने के लिए और रीजॉइंडर फाइल करने के लिए देरी की माफी मांगी है। आज की हियरिंग में कंपनी के एडवोकेट ने फर्दर सबमिशंस किए, जैसे कि उन लोगों ने और समय मांगा और आज के मैटर को फर्दर हियरिंग के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका विहा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि फोन टैपिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग कॉल रिकॉर्डिंग्स करते हैं किसी व्यक्ति की बिना उसकी परमिशन के। तो क्या ऐसा करना लीगल है? तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जो कि बात करता है कि कब आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि गवर्नमेंट के पास एक ऐसी पावर है जहां वो कॉल रिकॉर्डिंग करवा सकती है जब केस पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज को अफेक्ट कर रहा हो। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा अच्छा जजमेंट पास हुआ, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर केस पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है तो हमको सेक्शन 5 क्लॉज 2 को अप्लाई करके ये पावर देनी होगी गवर्नमेंट को, ताकि वो केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो इस केस के अंदर आकाश गुप्ता वर्सेस CBI के केस में ये बात करी कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, जो कि इस केस के अंदर हो रहा था, क्योंकि जो एलिगेशंस थे वो करप्शंस के थे। तो करप्शन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने अलाउ कर दी कॉल रिकॉर्डिंग और कहा कि पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग को अलाउ करते हैं। पर जनरल सिनेरियो के अंदर आप सभी को मालूम है कि कॉल रिकॉर्डिंग करना एक ऑफेंस है, क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट नहीं कर रहा है और वो एक राइट टू प्राइवेसी वायलेट कर रहा है। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.